बच्चों आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए बच्चों, शुरू करते हैं। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोलिजन के बारे में सीखा था, स्टार्ट करा था कोलिजन के बारे में पढ़ना। ठीक है, और दो टाइप के कोलिजन बच्चों पढ़े थे। एक था हमारा हेड ऑन कोलिजन और एक ऑब्लिक कोलिजन। चलिए बच्चों, किसी को याद हो और कोई बताना चाहे बेटा तो बता सकता है दोनों में डिफरेंस। आप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, मैंने आपको ये बताया था कि थोड़ा सा डिफरेंट, शायद मैंने आपको डेफिनेशन बताई होगी इसकी। हेड ऑन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, हम्म, ठीक है। मैं दो डायग्राम्स आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। पहला डायग्राम ये है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल गुड बेटा, ऑल गुड। आप कैसे हैं? खैर, तो बच्चों ये दो पार्टिकल है। मान लीजिए कुछ इस तरह की सिचुएशन है, दोनों के और मोशन कुछ इस तरह से हो रहा है। मान लीजिए V1 और ये V2। तो बच्चों इस टाइप के, ये कौन सा कोलिजन होगा? हेड ऑन होगा या ऑब्लिक होगा? ये हेड ऑन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। इसमें ये इधर मूव कर रहा है विद U1, ये इधर मूव कर रहा है U2। ये कौन सा होगा बच्चों? ऑब्लिक। ठीक है, हाँ हाँ। अब अंतर देखिए, दोनों में यही होता है कि जो हेड ऑन होता है उसमें जिस डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस लग रहे होते हैं और लाइन ऑफ मोशन, वो दोनों सेम लाइन पे होते हैं। जैसे लाइन ऑफ मोशन भी देखो यही है, और जब ये टकराएंगे तो फोर्सेस भी एक दूसरे पे इसी लाइन का लंग लाएंगे। इसमें देखिए लाइन ऑफ मोशन अलग है और जो फोर्सेस लगेंगे बच्चों वो इस डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है ना? तो इस पे नॉर्मल इधर लगेगा और इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, तो फोर्सेस जिस डायरेक्शन में लगेंगे वो अलग होंगे। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग होते हैं, तो उसको ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने आपको तीन टाइप के कोलिजन पढ़ाए थे। तीनों को थोड़ा सा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। मैं स्टेटमेंट्स बोलूंगा, आप बताइएगा सही है या गलत है। तो सबसे पहला बच्चों आपको बताया गया था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। और इसका एक्सट्रीम एंड पे होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। कई बार बच्चों सवाल में परफेक्टली नहीं लिखते हैं, केवल इलास्टिक लिख देते हैं, तो आप समझ जाना कि वो इसकी बात कर रहा है। केवल इलास्टिक लिखा है तो इसकी बात कर रहा है। और बीच में होता है बच्चों पार्शियल इलास्टिक। देखिए सवाल में तो आइडियली लिखना चाहिए परफेक्टली इलास्टिक, है ना? तभी हम लोग एकदम आइडिया लगा पाएंगे, पर नहीं लिखते हैं तो आप इसको मान के चलिएगा। खैर, तो पार्शियल इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, तीन टाइप के कोलिजन बताए थे। बच्चों परफेक्टली इलास्टिक के लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप बताइएगा सही है या गलत है। के इनिशियल इज मोर देन के फाइनल। क्या होगा बच्चों ये परफेक्टली इलास्टिक के लिए? सही है गलत है? इक्वल होता है। के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल। बच्चों पहला वाला स्टेटमेंट गलत था। और क्या ये थ्रू आउट द कोलिजन यही रहता है या बीच में चेंज होता है? ड्यूरिंग द कोलिजन इनिशियल फाइनल सेम रहता है, बीच में डिक्रीज भी करता है। वेरी गुड। फिर परफेक्टली इनइलास्टिक में बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे तो परफेक्टली इनइलास्टिक में के इनिशियल इज मोर देन के फाइनल। पार्शियल इनइलास्टिक में भी के इनिशियल इज मोर देन के फाइनल। बच्चों ये दोनों के लिए सही है ना, के इनिशियल मोर देन के फाइनल। ठीक। अच्छा, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में होता है? पार्शियल में, परफेक्टली में? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है बच्चों मैक्सिमम होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस जो है ये मैक्सिमम होगा इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, इन दोनों में से किस कोलिजन में रिफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है? देयर इज नो रिफॉर्मेशन
इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू? परफेक्टली इलास्टिक में कोई भी रिफॉर्मेशन नहीं होता, जितना डिफॉर्म होता है उसी चीज से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें बोल सकते हैं बच्चों इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इसमें बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इसमें बच्चों इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम से ज्यादा होता है। सही बात है ना? गलत है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है बच्चों? थर्ड वाला गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पे ग्रेटर देन के अलावा? इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हर टाइप के कोलिजन में वैलिड है। मैंने नोट बना के आपको लास्ट में पॉइंट लिखवाया है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इज वैलिड इन ऑल थ्री कोलिजन्स। काइनेटिक एनर्जी केवल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है, वो भी थ्रू आउट द कोलिजन नहीं कंजर्व रहती, ड्यूरिंग कोलिजन वो घटती है। पार्शियल इलास्टिक में लॉस होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक में सबसे ज्यादा लॉस होता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्रू आउट वैलिड। ठीक है, आइए बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया लीनियर मोमेंटम थ्रू आउट द कोलिजन वैलिड है, इसमें कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आप लोग को नहीं रखनी है। आ जाइए बच्चों, अब अगला समझते हैं थोड़ा सा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसी बच्चे को पता हो और इसके बारे में जानकारी देना चाहे तो बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो। बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम सही बात है। और कोई कुछ बताना चाहे बच्चों, किसी के दिमाग में कुछ और थॉट प्रोसेस आ रहे हो और शेयर करना चाहे, सही गलत की परवाह मत करिए, जो भी आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड पता हो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। खैर बच्चों, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है इंपल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। मतलब जो इंपल्स रिफॉर्मेशन के दौरान होता है डिवाइडेड बाय इंपल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। जो इनका रेशियो होता है बच्चों वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बन जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं, इंपल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन डिवाइड बाय इंपल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, उसके बाद आपको ये मिलता है। याद बच्चों हमें ये रखना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे लिखना है? बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल लिखिए मत कुछ भी, आपको मैं समझ दूंगा, आप लिखते रहिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, है ना। एक बार आप समझ लेंगे तो फिर कैसे भी टाइप की सिचुएशन आपको कभी डाउट नहीं आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा तो आप तकलीफ में रहेंगे। थोड़ा सा देखिए, मैं आपको समझाता हूं। कुछ केसेस ले लेते हैं बच्चों। पहला केस, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, टकराते हैं, टकराने के बाद एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाते हैं। एक केस ले लेते हैं, इधर चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, कोलिजन होता है और फिर दोनों की ये सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, अब इसके लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा और इस वाले के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कैलकुलेशन सिखाऊंगा। इससे आपको केसेस लगभग सारे कवर हो जाएंगे। जरा देखिए, मान लीजिए बच्चों ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा था, ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा था, कोलिजन हुआ। ठीक है, कोलिजन के बाद ये मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और ये मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सवाल तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बच्चों यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो देखिए सेपरेशन हमेशा कोलिजन के बाद होगा, ध्यान रखिएगा, अप्रोच हमेशा कोलिजन से पहले होगा। कोलिजन से पहले सेपरेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, अगर कोलिजन से पहले दोनों के पास कुछ सेपरेशन की स्पीड होगी तो कोलिजन ही नहीं होगा। तो कोलिजन हमेशा, जो अप्रोच हमेशा होगा वो कोलिजन से पहले होगा और सेपरेशन जो होगा हमेशा कोलिजन के बाद होगा। अच्छा, अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि यहां पे कोलिजन से पहले जो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, तो आप क्या सवाल का जवाब देंगे बच्चों? कोई भी बताना चाहे, घबराइए नहीं, सही गलत जो भी होगा डिस्कशन करेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो मैं बच्चों आपसे यहां से पूछ रहा हूं कि मुझे यहाँ पे अप्रोच की स्पीड बता दीजिए। 15, बिल्कुल सही बात। ये मैंने आपको बच्चों पिछली क्लास में भी शायद किसी टॉपिक के लिए बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा किस टॉपिक। हाँ, स्प्रिंग वाले सवालों के लिए बताया था, वी रिलेटिव निकालना है ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों
ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो स्पीड घट जाएंगी। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ये सेपरेशन और अप्रोच दोनों के लिए ट्रू है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो जुड़ जाएंगी स्पीडें। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो स्पीडें घट जाएंगी। अब देखिए यहां पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड जुड़ जाएंगी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बच्चों यहां पे 15 लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेपरेशन के लिए बच्चों ये आए, अप्रोच हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद सेपरेशन हो रहा है, तो सेपरेशन के लिए स्पीड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बच्चों कितना लिख देंगे? कोई बताना चाहेगा? 3। बिल्कुल सही है। कैसे बोले सर 3 आपने? क्योंकि स्पीड देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, जुड़ जाएंगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट थे, जुड़ गया। वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, जुड़ गया। तो ये बच्चों 3/15 यानी 1/5 ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई आप सभी को बच्चों? एक और एग्जांपल देते हैं, इससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए बच्चों ये आगे की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, ये आगे की तरफ जा रहा है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ये पाया गया कि जो आगे वाला पार्टिकल है वो चलने लगा 10 मीटर पर सेकंड से और पीछे वाला पार्टिकल चल रहा था 7 मीटर पर सेकंड से। तो सवाल में आपसे पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बच्चों सबसे पहले अप्रोच की स्पीड बता दीजिए कितनी होगी अप्रोच वाली? 10 मीटर पर सेकंड। सर कैसे पता चल गया आपको 10? जब भी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगी तो स्पीड घट जाएंगी। यहां पे भी देखिए सेम डायरेक्शन में है, तो जब आप सेपरेशन की स्पीड लिखिएगा तो 7 10 दोनों का सेपरेशन का जो घट जाएंगे बच्चों 10 7 3। सर ये बताइए इसमें आपने -3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 10 या 7 इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 -3 भी तो हो सकता है, क्यों नहीं लिखा? ध्यान सुनिए इसमें बच्चों आप मैंने लिख दिया जरूर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बट इसमें आपको हमेशा मैग्नीट्यूड ही रखना है। ठीक है, इसमें आप विद साइन रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी साइन नहीं रखना। तो इसमें ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका 0.33 हाँ ये आ जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डिस्कशन ये है। चलिए कुछ और सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूं बच्चों। पहला सवाल, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की यूनिट क्या होगी आपके हिसाब से, क्या लगता है? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। कारण क्या है बच्चों, क्यों लग रहा है आपको यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है? हाँ बिल्कुल, दोनों वेलोसिटी हैं तो कुछ भी इसमें आपको समस्या नहीं है। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चों आपको देखिए लिखना कैसे, हेडिंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन शायद मैंने पिछली क्लास में डलवा दी थी। ये लिखिए, ये बेसिक ये मेन डेफिनेशन है। ठीक है, इंपल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन डिवाइड बाय इंपल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, ये कहलाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप ये पहुंचते हैं। सिंप्लीफिकेशन चूंकि इसका हमारा कोई मतलब का नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ये लिखिए यूनिटलेस डायमेंशनलेस, फिर 2 एग्जांपल लिखना है आपको, तब जाके आपका डिस्कशन पूरा होगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में आपकी जिम्मेदारी है बच्चों ये लिखना कि जब भी सेपरेशन और अप्रोच लिखेंगे सेम डायरेक्शन की स्पीड होगी तो घटा देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन की स्पीड होगी तो जोड़ देंगे। लिख लीजिए सब कुछ।
बच्चों सबने लिख लिया है क्या ये? ओके ठीक। बच्चों मैं बदल रहा हूं है ना, फिर सवाल आपको दूंगा कुछ ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मैंने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए। तो आइए कुछ सवाल करते हैं इसी पे। नहीं नहीं, इस वाले पेपर में तो नहीं आएगा। ओके सर। लेकिन बच्चों प्रैक्टिस करिएगा, इसको लाइटली मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो है ही। चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए बच्चों सवाल देता हूं, आप एक एक करके इनको करते जाइए। बच्चों टकराने के बाद स्पीड आफ्टर इंपैक्ट आपको बतानी है, स्पीड आफ्टर इंपैक्ट। बच्चों पहले वाले का आंसर आ गया क्या, स्पीड आफ्टर इंपैक्ट? 200 आ रहा है, 5√2। ओके ठीक है। चलिए बच्चों पहला वाला सवाल देख लीजिए, इसका डिस्कशन, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ तो बच्चों इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच। तो टकराने से पहले मान लेते हैं इसकी कुछ स्पीड u है, टकराने के बाद मान लेते हैं स्पीड v है, तो सेपरेशन की जो स्पीड है वो v हो जाएगी, जो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ आफ्टर इंपैक्ट। और टकराने से जस्ट पहले स्पीड जो होगी वो √2gh हो जाएगी, 2g, और h की वैल्यू बच्चों 10, तो 10√2 टकराने से पहले की स्पीड होगी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 10√2 हो जाएगी। और चूंकि ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 दिया हुआ है, कैंसिल होगा, तो टकराने के बाद स्पीड आ जाएगी 5√2, 5√2 आएगी टकराने के बाद स्पीड। कितने बच्चों का सही था, एक बार हाथ उठा दीजिए बच्चों, टकराने के बाद 5√2। ठीक है, जिनका गड़बड़ है बच्चों, किसी वजह से नहीं आ पाया है, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है आप बिल्कुल पूछिए, बेझिझक पूछिए, समझना है बच्चों, सीखना है। ठीक है, ये सबसे बेसिक आसानतम क्वेश्चन, मतलब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आ जाइए बच्चों, अगला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सेकंड वाले में निकालेंगे। तो फिर से देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच, सेपरेशन टकराने के बाद, तो टकराने के बाद चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, घट जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेम है, घट जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दूसरे वाले का। कितने वाले बच्चों, कितने सारे बच्चों को आ गया था बच्चों 1/2? वेरी गुड वेरी गुड। किसी को कंफ्यूजन होगी सर कैसे हो रहा है तो पूछ लीजिए। अब ये तीसरा वाला सवाल बच्चों थोड़ा सा मतलब बहुत आसान नहीं है, मतलब थोड़ा सा लगेगा इसमें दिमाग। देखिए इसमें स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन बतानी है, ये दीवार है बच्चों, तो जब बॉल जाके दीवार से टकराएगी तो दीवार की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीवार इसी तरफ 2 मीटर पर सेकंड से चलती चली जाएगी।
तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है। अगर किसी बच्चे का आंसर आ गया हो, बताना चाहे तो बता सकते हैं तीसरे वाले का। हम्म 6 आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। फोर आ रही है, ठीक है, ठीक है। देखिए बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। और हम सबको पता है कि सर ये सेपरेशन और अप्रोच होगा। तो अप्रोच की स्पीड तो बच्चों देखिए, थोड़ा मदद करेंगे क्या? अप्रोच की स्पीड कितनी है जो आपको दिख रही हो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बच्चों देखिए, अप्रोच वाली स्पीड तो 12 है और सेपरेशन की हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो हमें दिखता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो 6 है, ठीक है। अब यहां थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। दीवार बच्चों जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और मान लेते हैं हमें बॉल की स्पीड नहीं पता है, तो बॉल की स्पीड मान लेते हैं कुछ v है इस डायरेक्शन में टकराने के बाद। पर एक चीज श्योर है कि सेपरेशन की जो स्पीड है वो 6 है, मतलब 6 मीटर पर सेकंड से दोनों को अलग होना है। तो सोचिए बच्चों, बॉल की स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि इनके सेपरेशन जो है वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाए? कोई 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। क्यों सर, आपको कैसे पता चल गया 8 होनी चाहिए? क्योंकि बेटा जब 8 होगी तो देखिए सेपरेशन जो है, चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो घट जाएगा, तो 8 - 2 6 आ जाएगा सेपरेशन, ठीक है। तो ऐसे तो चूंकि बॉल का ये बॉल ऑलरेडी इस डायरेक्शन में 2 से जा रही है, तो सेपरेशन बच्चों 8 का होना चाहिए, ठीक है। तभी दोनों के बीच की सेपरेशन की स्पीड 6 बन पाएगी। तो बॉल जो है बच्चों टकराने के बाद 6 मीटर पर सेकंड से जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक मैं इस टाइप का और ले लूंगा वॉल वाला, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप लोग की। बोलिए। टकराने के बाद बॉल 8 से जाएगी, बिल्कुल। हाँ, कोई कुछ और बोले। बॉल इस वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, ये क्वेश्चन में गिवन हुआ है या मैं अज्यूम करना है? वॉल बॉल, यस सर। देखिए, वॉल चूंकि बहुत ज्यादा बड़ा मास होता है ना, मैं अभी आपको कराऊंगा ये केस। तो टकराने में चूंकि बॉल कितने की, मान लीजिए 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे होगी। दीवार तो दीवार है ना बेटा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि है बहुत हैवी मास है। तो बॉल के कोलिजन से इसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दीवार कहीं भी लिखा हो, उससे बॉल टकरा रही हो, तो दीवार की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। शायद सवाल में ना बताया आपको। ओके सर। बच्चों अगला सवाल करें। आइए। लिखिए। चले बच्चों आगे। हो गया है ना चेंज? लिखिए लिखिए। ओके। चलिए, कुछ सवाल और देता हूं बच्चों आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे ही। तो आई थिंक
इस टाइप के आएंगे तो हो ही जाएंगे आपसे। इसका एक और ले लेता हूं मैं, वॉल वाला। फिर से बच्चों आपको बतानी है स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर इंपैक्ट। स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर इंपैक्ट। बॉल भी है, वॉल भी है। आपको बॉल की स्पीड बतानी इंपैक्ट के बाद। ओके, सर 2/3। 2/3। ओके, सर 2/3। ठीक। पहले तो 2/3 आ रहा है सर। ओके, पहले तो बच्चों आप अप्रोच की निकाल लीजिए, फिर सेपरेशन की निकाल लीजिए, फिर देखिए कि सेपरेशन बॉल की स्पीड कितनी होगी। 2/3। यस सर। ठीक, यस सर 2/3। ठीक। आइए बच्चों डिस्कशन करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों देखिए यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/3 और ये बच्चों बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच। तो जो देखिए यहाँ पे अप्रोच की जो स्पीड है, चूंकि स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो घट जाएंगी, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8, ठीक है। ये सेपरेशन हो गया, सॉरी ये अप्रोच हो गया। अब सेपरेशन का निकालिए, तो बच्चों यहां से हमें समझ में आ रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी वो 8/3 हो जाएगी, ठीक है। 8/3। और जो वॉल है बच्चों वो इधर चल रही है, अब ध्यान से देखिएगा। वॉल है, उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टकराने के बाद। तो वॉल बच्चों ये ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, तो स्पीड जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 8/3 होनी चाहिए। तो बॉल किधर जाए बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 8/3 हो जाए, पहले तो यही सवाल है। अपोजिट डायरेक्शन में। सेपरेशन की स्पीड बच्चों 8/3 होनी चाहिए। 8/3 बच्चों देखिए तो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि ये 2.66 मीटर पर सेकेंड की आएगी, ठीक है ना। 2.66 मीटर पर सेकेंड की आएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है बच्चों, और मान लीजिए आपकी बॉल की स्पीड इसी डायरेक्शन में हो गई, कुछ 1 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, 0.5 कुछ भी मान लीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कभी भी 2 से ऊपर नहीं हो पाएगी। देखिए बच्चों, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को 2 से ऊपर करना है ना, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को 2 से ऊपर करना है, तो बॉल को इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में बैकवर्ड्स, ठीक है। तभी जो है वो 2 से ऊपर हो पाएगी सेपरेशन की स्पीड, ठीक है। तो बॉल को इंपैक्ट के बाद इधर आना पड़ेगा, और कितनी स्पीड से इंपैक्ट के बाद इधर आना पड़ेगा। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 8/3 है, तो 8/3 चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल मान लीजिए वीबी, वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 दे रखी है, चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए जुड़ रहे हैं, ठीक है, सेपरेशन के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल बच्चों हो जाएगी 8/3 -2, यानी बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा 6, तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 बैकवर्ड्स। ये आएगा बच्चों इसका आंसर। किसी बच्चे ने 2/3 निकाला था क्या, 2/3? यस सर। ठीक है, कुछ इस तरह से बच्चों सॉल्व होगा। कुछ आपको डाउट आ रहा हो कि सर ये कैसे है, क्यों है, तो आप पूछ लीजिए। बाकी बच्चों करना आपको इसी तरह से है। ठीक, देखिए सबसे पहले तो आप
सिंपल कैलकुलेशन करके सेपरेशन की वेलोसिटी निकाल लीजिए। जिन्होंने पूछा है बेटा यहाँ तक आपको दिक्कत है, इससे पहले तो मतलब सब समझ में आया ना, यहाँ से पहले वाला कि सेपरेशन कैसे निकाल, ठीक। अब उसके बाद देखिए सेपरेशन की स्पीड 2.66 है। अच्छा, तो दो ही बच्चों दो कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। देखिए बॉल का टकराने के बाद ना दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो बॉल इसी डायरेक्शन में अपनी कंटिन्यू करे मोशन, ठीक है, या फिर बैकवर्ड आ जाए, ठीक है। अब जब मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखता हूं बेटा 2.66, तो मुझे समझ में आता है कि बॉल इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती। कारण क्या है, क्यों नहीं जा सकती सर? क्योंकि बेटा अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में गई और कुछ भी स्पीड से गई, है ना, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड, कुछ भी मान लीजिए, तो जो सेपरेशन की स्पीड है बच्चों वो इससे घट के आएगी, मतलब 2 से कुछ कम आएगा। अगर बॉल इस डायरेक्शन में चलने लगी तो सेपरेशन की स्पीड 2 से कुछ कम आएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इसलिए बॉल दीवार के डायरेक्शन में नहीं जा सकती, क्योंकि अगर दीवार के डायरेक्शन में गई तो सेपरेशन जो है वो 2 से कम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो बॉल को टकरा के वापस ही आना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो टकरा के मान लीजिए कुछ u स्पीड से आती है पीछे की तरफ, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 8/3, तो क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 2 + u कर देंगे, तो u की वैल्यू 8/3 - 2 आ जाएगी, तो वो 2/3 हो जाएगी। या आपको सर हाँ बोलिए। सर ऐसा हमेशा जरूरी है कि बॉल रिवर्स करने का डायरेक्शन कोलिजन के बाद? नहीं नहीं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे, ठीक है ना, इस पे डिपेंड करेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हर, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, देखिए दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो इधर जाएगा या तो इधर आएगा। इधर जाएगा तो देखिए फिर सेपरेशन आपका, अगर मान लीजिए आप इधर मान लेते हैं इसकी स्पीड, तो सेपरेशन जो है वो 2 से कम हो जाएगा, क्योंकि 2 में से आपको ये घटाना पड़ेगा ना, तो 2 से कम हो जाएगा। हमें सेपरेशन चाहिए 2 से ज्यादा, इसका मतलब ऑपोजिट आएगा, समझिए आप। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, दोनों को आप एक एक बार सोच के चेक कर लीजिए, बस हो गया। ओके सर। जी, अब बच्चों ये तो था हेड ऑन कोलिजन के सारे एग्जांपल। देखिए जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है और लाइन ऑफ मोशन है, दोनों सेम है। लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ मोशन सेम, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ मोशन सेम, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ मोशन सेम। अब मैं कुछ आपको ऑब्लिक कोलिजन के एग्जांपल लेता हूं और उसमें से आपको समझाता हूं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट करना। तो आइए जरा ध्यान से सुनिए, एक सवाल बच्चों मैं सॉल्व करूंगा और जो जो मैं बता रहा हूं आप उसको अगले सवाल में जो है, जो जो स्टेप्स मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए, अगला सवाल आपको खुद से करना है। ध्यान से देखिए, तो ई कैलकुलेशन बच्चों फॉर ऑब्लिक, कभी कभार बच्चों सवाल बन सकते हैं, तो वो भी सीख लीजिए कैसे आप ई कैलकुलेट करेंगे ऑब्लिक कोलिजन के केस में। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लीजिए ऐसा कोई सरफेस है, ठीक है, और एक बॉल आके हिट करती है बच्चों सरफेस को कुछ इस तरह से, ठीक है, और जो स्पीड है बॉल की, इंपैक्ट की जो स्पीड है, मान लेते हैं बच्चों कुछ 20 मीटर पर सेकंड से बॉल हिट करती है, ठीक है। वर्टिकल से बच्चों एंगल मान लेते हैं कुछ थीटा 37 डिग्री बनाती है बॉल, ठीक है, और सवाल में ये बता दिया गया है कि टकराने के बाद बॉल 53 डिग्री से जाती है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, ठीक है ना। चलिए यहां बच्चों मैं थोड़ा सा वेरिएबल के टर्म्स में ले लेता हूं ना, थीटा और फाई, ठीक है, वेरिएबल के टर्म्स में ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये यू स्पीड से आके गिरती है एट एन एंगल थीटा, टकराने के बाद बच्चों एट एन एंगल फाई जाती है, आपसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ लिया गया। ध्यान से सुनिए, जब बच्चों ऑब्लिक कोलिजन होता है तो लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन ये है, देखिए इस डायरेक्शन में बॉल जा रही है, जब बॉल जाके टकराएगी ना प्लेन से, ठीक है, उस समय देखिए प्लेन से जब टकरा रही होगी बॉल तो ये सिचुएशन होगी, तो जो फोर्स लग रहा होगा बॉल पे वो इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा नॉर्मल,
ठीक है, जो बॉल पे फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, तो लाइन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ये है, और जो नॉर्मल लग रहा होगा बॉल पे ये है। तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों अलग अलग है, तो ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल। अब बच्चों देखिए, चूंकि सरफेस फ्लैट है और नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो पैरेलल टू सरफेस, ध्यान रखिएगा बच्चों, पैरेलल टू सरफेस देयर इज नो फोर्स। पैरेलल टू सरफेस देयर इज नो फोर्स। सरफेस के पैरेलल बच्चों कोई भी फोर्स नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो पैरेलल के सरफेस वेलोसिटी होगी ना बॉल की, वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब वेलोसिटी की बॉल का, जो वेलोसिटी ऑफ द बॉल है उसका ये जो कंपोनेंट है पैरेलल टू सरफेस, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों ये बॉल आई, बॉल जाके टकराई सरफेस से, और टकराने के बाद रिबाउंड हुई, तो मान लेते हैं टकराने के बाद कुछ स्पीड v है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं क्या, कि v u sin थीटा, u sin थीटा मतलब बच्चों वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा, ये हमेशा बराबर होगा v sin फाई के। ठीक है सर, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि पैरेलल टू इंपैक्ट प्लेन, मतलब जिस प्लेन से जाके बॉल टकरा रही है, इस सरफेस से जाके टकरा रही है, तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल। पैरेलल टू सरफेस कोई फोर्स नहीं है, पैरेलल टू सरफेस कोई फोर्स नहीं है, यानी पैरेलल टू सरफेस जो वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज होने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, फोर्स चाहिए, वो तो है नहीं, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये पहली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया है पहला इक्वेशन? बोलिए एक बार सबको ही, किसी को डाउट तो नहीं ना इसमें, पहले वाले में? अब आ जाइए दूसरे में। दूसरा बच्चों देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि पूछा गया, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ध्यान सुनिएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो टकराने के बाद बच्चों वेलोसिटी v हो गई, यानी मैं अगर आपसे बोलूं आफ्टर इंपैक्ट या आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी? ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, कि जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हो ना बेटा आप, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लिखी जाती है। मतलब आपको टोटल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं लिखनी है, नहीं, ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये दोनों होंगी, ये दोनों ही अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट लिखी जाती हैं, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, ये दोनों सेपरेशन और अप्रोच की स्पीड दोनों लाइन ऑफ इंपैक्ट में लिखी जाती, लाइन ऑफ इंपैक्ट के ही अलोंग लिखी जाएंगी। पिछले जितने केसेस थे उसमें आपको ये डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम था, तो आप लोगों को कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पे देखिए लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में सेपरेशन और अप्रोच लिखेंगे वो हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लिखेंगे। ठीक है, तो सेपरेशन की स्पीड सर कैसे लिखी जाए? तो सेपरेशन की स्पीड बच्चों यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा बच्चों अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सेपरेशन जो मैं लिख रहा हूं अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा बच्चों v cos phi। ठीक है, और अप्रोच की जो स्पीड हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बच्चों वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी तुमको लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही लिखनी है, तो देखिए इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो जो अप्रोच वाली स्पीड है वो u cos थीटा हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये भी बच्चों अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये हो जाएगी u cos थीटा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर आपको निकालना है बच्चों, देखिए यहां से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जाएगा सेपरेशन ओवर अप्रोच, तो सेपरेशन है बच्चों v cos phi, और बच्चों देखिए अप्रोच जो है वो है u cos थीटा। ठीक है, तो सेपरेशन और अप्रोच आप लिख देंगे। अब इसमें से जैसे बच्चों अगर मुझे e की वैल्यू निकालनी है ना, अब जो भी ऑप्शन हमारे पास होंगे कि वो u और v के टर्म्स में है, या जैसे मान लीजिए मुझे v को रिमूव करना है, तो बेटा आप यहां से v की वैल्यू लिख दीजिए, है ना। जैसे अगर मुझे मान लीजिए थीटा और फाई के टर्म्स में आंसर देना है,
हमारे जो ऑप्शन है उसमें v नहीं है, तो यहां से v सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, तो v की वैल्यू देखिए यहां से हो जाएगा u sin थीटा डिवाइडेड बाई साइन फाइव। ठीक है, तो मैं यहां से u की वैल्यू रख दूंगा, सॉरी v की वैल्यू रख दूंगा u sin थीटा बाई साइन फाइव, तो cos फाइव और v की जगह रख देंगे u sin थीटा बाई साइन फाइव, u sin थीटा बाई साइन फाइव डिवाइडेड बाई u cos थीटा पहले से था, तो देखिए बच्चों कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव, मतलब इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव डिवाइडेड बाई साइन फाइव कॉस थीटा, है ना, तो ये थीटा और फाइव के टर्म्स में e की वैल्यू आ जाएगी, है ना, और अगर सिंप्लीफाई कर सकूं तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, और तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा अपॉन tan फाइव बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं फिर से थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारा डिस्कशन हो गया, मैं फिर से आपको समझाता हूं पूरी चीज। ये ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल है, क्यों सर, कैसे पता चला? क्योंकि जो लाइन ऑफ मोशन है और लाइन ऑफ इंपैक्ट है दोनों अलग अलग है, इसलिए ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल है। जब भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों इस तरह के केसेस में कैलकुलेट करना होता है तो आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। पहली इक्वेशन अलोंग, मतलब पैरेलल टू सरफेस वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कारण क्या है? क्योंकि इस पैरेलल टू सरफेस कोई फोर्स नहीं है, इसलिए वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तो वो आपको पहले लिख देना, ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन आएगी बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑब्लिक कोलिजन में ध्यान रखिएगा, या किसी भी टाइप का कोलिजन हो, देखिए हेड ऑन में तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सेपरेशन जो है लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम रहता है, दिक्कत आएगी ऑब्लिक में, तो ध्यान रखिएगा सेपरेशन और अप्रोच जो लिखते हैं आप ऑब्लिक कोलिजन में, वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के ही अलोंग लिखा जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, तो आपको अप्रोच की स्पीड भी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लिखनी है, देखिए इसीलिए मैंने u cos थीटा लिखा है, अप्रोच की स्पीड। टकराने के बाद बच्चों v से जा रही है तो सेपरेशन की स्पीड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट यानी v cos फाइव, ठीक है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही सेपरेशन और अप्रोच की स्पीड लिखिएगा, उसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में डालिएगा, फिर मान लीजिए इसमें सवाल में e पूछा गया है तो देखिए यहां से आप फिर सिंप्लीफाई करके e की वैल्यू निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बोलिए। सर जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हम्म होगा हमारा v cos फाई अपॉन u cos थीटा, हम्म तो नीचे u का कंपोनेंट मतलब u आएगा ना वहां पर। v cos फाइव अपॉन u cos थीटा, ये सही है, यहां तक आपको समझ में आया है? हाँ, उसके जब बाद v की वैल्यू रखेंगे राइट, तो u तो नहीं कर, अच्छा ठीक ये है यहाँ सर, पे ना, ओके सर। बोलिए बेटा। सर एक बार सर ये रिपीट कर दीजिए, वो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी हमारी इस टाइम। अच्छा अच्छा ओके, नोट कर लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा पूरी चीज आपको, ये तो ओके सर। हाँ ये पता है ना आपको कैसे कैसे लिखना है, जी सर। कहां तक थे आप? सर ये जब आपने शुरू जो करवाया था जब सर क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी इंटरनेट की वजह से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो बोर्ड पे लिखा है आप एक बार लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। ओके सर ओके।
हो जाए बच्चों तो बता दीजिएगा, फिर एक सवाल करेंगे इसी पे। लिख लिया सर। ठीक, हो गया सर। ठीक बच्चों, एक सवाल है। चलिए मैं पहले समझा देता हूँ, एक बार कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। देखिए, ये ऑब्लिक कोलिजन में जब आपसे ई का कैलकुलेशन पूछा जाए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो इसमें दो इक्वेशन बनानी पड़ती है। एक तो आपकी ई की इक्वेशन है, सेपरेशन ओवर अप्रोच, और एक अलोंग द प्लेन, प्लेन के डायरेक्शन में स्पीड में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए, जैसे यू स्पीड से आ रही, तो जो प्लेन के अलोंग स्पीड है, यानी यू साइन थीटा, वो नहीं चेंज होगी। तो यू साइन थीटा प्लेन के अलोंग थी, और देखिए इस वाले का यू इसका कंपोनेंट लेंगे प्लेन के अलोंग, तो ये आ जाएगा वी साइन फाई। ठीक है, ये एंगल फाई है, तो ये भी एंगल फाई होगा। तो अलोंग द प्लेन वी साइन फाई, तो यू साइन थीटा और वी साइन फाई ये दोनों बराबर होंगे। अलोंग द प्लेन वेलोसिटीज नहीं चेंज होंगी, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच। तो दोनों को आपको, सेपरेशन और अप्रोच दोनों को अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट लिखना है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में सेपरेशन और अप्रोच की स्पीड लिखी जाती है, वो हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लिखी जाती है। तो सेपरेशन की स्पीड अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट v cos फाई होगा, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो ये v cos फाई होगा। ठीक है, ये अब सेपरेशन वाली हो गई, और u cos थीटा अप्रोच वाली हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u cos थीटा, सेपरेशन u cos फाई। तो सेपरेशन और अप्रोच, तो सेपरेशन इज v cos फाई, अप्रोच इज u cos थीटा। तो फिर यहां से देखिए v की वैल्यू आप रख दीजिए, है ना। v की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा बाई sin फाई। तो जब आप v की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो u कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का आंसर आ जाएगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, E बराबर tan थीटा अपॉन tan फाई। अगर बच्चों इसमें ध्यान से देखिए आप, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि किस स्पीड से आप बॉल फेंक रहे हैं। ठीक है, तो किस स्पीड से फेंक रहे हैं बच्चों, उस चीज पे निर्भर नहीं करता। ये टाइप ऑफ सरफेसेस जो इंटरैक्ट करेंगे, जैसे बॉल का जो टाइप ऑफ, किस मटेरियल से बॉल बना है और किस पे जाके गिर रहा है, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस स्पीड से फेंक रहे हैं उस पे डिपेंड नहीं करेगा। हालांकि बहुत ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे, डिफॉर्म हो जाएगी, तो बात अलग है। बाकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टाइप ऑफ सरफेसेस पे निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। बच्चों एक सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा, आइए। बहुत आसान सा है बच्चों, आप गड़बड़ नहीं करिएगा, और चाहे तो आप उसको एज अ फॉर्मूला भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बॉल को बच्चों फेंका गया है नीचे की तरफ विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, और 30 डिग्री पे फेंका गया है, इंपैक्ट के बाद 60 डिग्री पे जा रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? हो गया सर। बताइए बेटा आंसर। सर हो गया सर। ओके, सर 1/3 होता है, 1/3। 1/3। चलिए ठीक, अब बच्चों इसमें देखिए सीधा सीधा लगाइए आप, tan थीटा बाई tan फाई। ठीक है, tan थीटा, थीटा होगा एंगल टकराने से पहले, तो टकराने से पहले बच्चों 30 डिग्री है, तो tan 30 1/√3। फाई टकराने के बाद √3, आंसर आ जाएगा 1/3। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/3। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फिर, अच्छा हाँ, इसमें अगर आप निकालना चाहें कि सर ये बताइए टकराने के बाद किस स्पीड से बॉल जाएगी, तो बच्चों फिर उसमें आप अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस आप स्पीड को सेम कर दीजिएगा। जैसे इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों, इस डायरेक्शन में हो जाएगा 50 sin 30, और इसका जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा वो हो जाएगा v sin 60। तो आप बेटा इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपको v की वैल्यू आ जाएगी, किस स्पीड से बॉल टकराने के बाद जाएगी वो आ जाएगा। ठीक है,
और बाकी सेपरेशन, अगर सेपरेशन की स्पीड आपसे पूछ दे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच करके वो भी आप निकाल सकते हैं। खैर 1/3 आएगा बच्चों इसका आंसर। कितने बच्चों का आ गया था आंसर 1/3? हाथ उठा दीजिए एक बार। वेरी गुड। जिनका कुछ गड़बड़ था बच्चों या नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे किया है, आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए बच्चों, और कोशिश करिए जितना ज्यादा चीजें आप समझ पाए। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछते चलिए। बोलिए बेटा। कोई पॉइंट आपको जो नहीं समझ में आया हो कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं क्लिक हुई हो? अच्छा, ये मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए सवाल में जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछेगा तो आप tan थीटा बाई tan फाई लगा के आंसर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 1/3 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल में और एक हिस्सा दिया है कि बताइए टकराने के बाद बॉल की स्पीड कितनी होगी, इस एंगल पे टकरा रही, बताओ टकराने के बाद स्पीड क्या होगी। तो टकराने के बाद स्पीड आप दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट कर दीजिए, है ना। तो 50 sin 30 जो है वो बराबर हो जाएगा v sin 60। ठीक है, कारण क्या है सर, क्यों बराबर कर रहे हैं? क्योंकि जो बॉल पे फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा, पैरेलल टू सरफेस कोई फोर्स नहीं है। इसलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, और बच्चों कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। अगला सवाल बच्चों, एक बॉल को h हाइट से रिलीज किया जाता है, बॉल जाके टकराती है प्लेन से, और टकराने के बाद बच्चों जो बॉल है वो पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है। ठीक है, तो टकराने से पहले का डायरेक्शन बच्चों ये, टकराने के बाद कुछ इस तरह से जाती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा गया है। टकराने से पहले की सिचुएशन आपके सामने, टकराने के बाद पैरेलल टू सरफेस हो जाती है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों आपसे पूछ दिया गया। ओके, सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। टकराने से पहले बेटा बॉल वर्टिकल है, टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल हो जाती है। अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 3/4। ओके, बच्चों कर सकते हो ये सवाल, है ना। अब सिमिलैरिटी आपको दिखना चाहिए। इस सवाल और इस सवाल में अंतर बस इतना है, इसमें सरफेस हॉरिजॉन्टल है, इसमें एक इंक्लाइन है, बस बाकी कॉन्सेप्ट वही लगेगा। क्या बेटा? बच्चों एक्सप्लेन करूं अगर दिक्कत आ रही हो तो? सर 9/16। 9/16। ओके, यस सर 9/16। 9/16 ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो 37 डिग्री है ना, तो ये भी 37 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, ये नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर टू सरफेस है। ठीक है, ये 37 है तो ये 53 हो जाएगा बच्चों, दिस इज 53 डिग्री, और ये वाला 37 डिग्री हो जाएगा। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं हम लोग tan थीटा बाई tan फाई, तो tan थीटा टकराने से पहले का एंगल बच्चों नॉर्मल के साथ 37 डिग्री, तो tan 37 ऊपर लिखोगे, नीचे में लिखेंगे tan फाई टकराने के बाद का एंगल नॉर्मल से 53, तो tan 53 लिख दोगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद देखिए tan 37 बच्चों कितना हो जाएगा, 4/3 है ना, और tan 37 बच्चों कितना हो जाएगा, 3/4 है ना, देख लेना तुम लोग, और tan 53 हो जाएगा 4/3, तो बच्चों मेरे हिसाब से 9/16 आएगा इसका आंसर। ठीक है, कितने बच्चों ने सोच लिया था इसको 9/16? ठीक है, अब बच्चों इसको अगर आप बेसिक से जाएंगे कि नहीं सर हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो फिर वो आपका तरीका रहेगा कि अलोंग द सरफेस
कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इस डायरेक्शन वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को आप इक्वेट करिएगा, फिर परपेंडिकुलर टू सरफेस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखिएगा, पहुंचेंगे आप यहीं पे 9/16। ठीक है, मैं कुछ सवाल बच्चों इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको लिख दूंगा, मतलब आज की क्लास के अंत में वो जो होमवर्क वाला सेगमेंट होता है, कोशिश करूंगा कुछ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के सवाल लिख दूं। तो बच्चों ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का पूरा डिस्कशन था। दो टाइप के सवाल बनेंगे, एक बनेंगे बच्चों जहां पे लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ मोशन सेम रहे, यानी हेड ऑन कोलिजन वाले सवाल। दूसरे कैटेगरी के बनेंगे ऑब्लिक कोलिजन वाले सवाल। ऑब्लिक कोलिजन के लिए बच्चों आप आंसर याद रखिएगा, E बराबर tan थीटा अपॉन tan फाई। अगर सवाल बनता है तो आप डायरेक्ट लिख के आगे बढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और बच्चों, आप हमेशा देखेंगे कि जो इंपैक्ट के बाद वाला एंगल है वो बड़ा होगा। ठीक है, इंपैक्ट के बाद वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से छोटा है, तो टकराने के बाद वाला जो होगा एंगल वो हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू जिस एंगल पे गिर रहा है। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इंपैक्ट के बाद वाला एंगल बड़ा हो जाए? हो सकता है बेटा, लेकिन उस केस में फिर E की वैल्यू भी 1 से बड़ी हो जाएगी। तो जैसे आपका आंसर आपको चेक करना हो, तो अगर फाई ग्रेटर देन थीटा है, ठीक है, तो E बच्चों आपका 1 से छोटा होगा। अगर फाई लेस देन थीटा है, एक सेकंड, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं ना, एक सेकंड बच्चों, फाई की वैल्यू बड़ी, हाँ, और अगर फाई लेस देन थीटा है तो E की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है, अगर थीटा बराबर फाई हो गया बच्चों तो फिर क्या होगा, गेस कर सकते हो तुम लोग? अगर दोनों एंगल बराबर हो गए, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जैसे आपने सवाल हल किया है ना, तो आप अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि यार मेरा E का वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है, तो क्या ये होल्ड कर रहा है क्या? 99% केसेस में आपको यही दिखेगा। ठीक है, फिर E के सर थियोरेटिकली देखो E बड़ा हो सकता है 1 से, तो अगर ये सिचुएशन आ जाए, जो कि बहुत मतलब रेयरली आपको नहीं दिखेगा, पर अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है कि E 1 से बड़ा है। अगर दोनों बराबर हो गए तो फिर E 1 के बराबर है। चाहो तो आप ये थोड़ा सा पॉइंट लिख लो अपने नोट बना के कहीं पे। टकराने के बाद एंगल मोस्टली बड़ा होगा टकराने के पहले से एंगल से। सर बोलिए बेटा। सर हमने इस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता था, तो उसमें हमने मोमेंटम निकालना सीखा था, तो इसमें मोमेंटम कैसे निकालेंगे? एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलिए। मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम किसका बेटा? चेंज इन मोमेंटम सर बॉल का। क्यों निकालना? अच्छा, चेंज इन मोमेंटम बॉल का अगर पूछा जाए निकालना, ऐसा बोल रहे हो आप? यस सर। अच्छा, तो मतलब फिर आपको ये v की वैल्यू चाहिए होगी चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए, है ना? तो पहले फिर आप ये इक्वेशन लिखेंगी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिखेंगी, यहां से v की वैल्यू निकालेंगे, है ना, फिर चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा आपको। ठीक है, मैंने इस टाइप के सवाल आपको कहां पे कराया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ाया था आपको, इस टाइप के सवाल कराए थे, इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं होता था, बिल्कुल। उसमें बोलते थे कि इलास्टिकली गिर रही है बॉल, तो E की वैल्यू 1 हो जाती थी, है ना? लेकिन अगर आपको दे जाता है, सवाल में बोला जाता है कि यार कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये है, अब बताओ चेंज इन मोमेंटम, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, अभी तक पूछा नहीं गया है, जनरली वो बोल देते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, पर अगर नहीं बोला जाता है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो सबसे पहले आप E निकाल दीजिए tan थीटा अपॉन tan फाई करके। ठीक है, tan थीटा अपॉन tan फाई, ये एक रिलेशन आप यूज कर लीजिए। अब सवाल पे वो निर्भर करता है कि क्या दिया हुआ है, तो इससे आप E निकाल लीजिए, है ना? और अब फिर से एक बार कि सवाल में क्या पता है क्या नहीं पता, तो एक इक्वेशन ये आप दिमाग में रखिए, दूसरी इक्वेशन u cos थीटा बराबर v cos फाई, ये दूसरी इक्वेशन दिमाग में रखिए। ठीक है, और फिर चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दीजिए। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर्स और उनके बीच का एंगल पता हो, जैसे चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा m v वेक्टर माइनस m u वेक्टर। ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम होगा, तो m इसमें कॉमन ले लीजिए, है ना, ये बचेगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर। तो अगर वेक्टर में है तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर आप वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करके बताइए, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछता है, जो कि आपके सवालों में सब में मैग्नीट्यूड पूछता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा m टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये
मान लीजिए u है और टकराने के बाद ये v है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये u की डायरेक्शन हो गई और ये v की डायरेक्शन हो गई, और ये एंगल बेटा आपका थीटा प्लस फाई है ना, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो दो वेक्टर्स उनके बीच का एंगल आपको पता है और इन वेक्टर्स का आपको डिफरेंस निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो दो वेक्टर्स उनके बीच का एंगल आपको ये पता है, आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर पूरा कैलकुलेशन। लेकिन जो अभी तक आपको सवाल आए हैं चेंज इन मोमेंटम वाले, उसमें इतना सब कुछ नहीं आपको जरूरत है। उसमें उन्होंने बोला इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन है मतलब जिस स्पीड से आके टकरा रही है और जिस एंगल पे आके टकरा रही है उसी स्पीड और उसी एंगल से रिबाउंड होगी, तो बहुत कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वैल्यू बदल देता है तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा काफी सारा, फिर आपको थीटा और फाई की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं थीटा और फाई, है ना, तो ये 2 थीटा बन जाता है दोनों के बीच का एंगल, तो बहुत आसान हो जाता है। समझ में आया बच्चों जो मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे, यस सर। है ना, तो जो आप पूछ रहे हैं वो बन सकता है सवाल, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एक दो इक्वेशन और लिखनी पड़ेगी। ओके सर। कुछ बताना चाह रहा था आपको। लास्ट चीज क्या बताइए बच्चों मैंने आप लोगों को, लास्ट क्या लिखा है, बस यही बताया, कुछ बोल रहा था क्या मैं इसके बाद, थीटा बराबर फाइव, इसके बाद कुछ बोला हूं मैं, यही यही था ना लास्ट डिस्कशन। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब कोलिजन के बच्चों जो एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, अभी तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, अच्छा हाँ ये बताना चाह रहा था आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तीन टाइप के कोलिजन हम लोगों ने सीखे हैं, एक तो है परफेक्टली इलास्टिक, फिर पार्शियल इलास्टिक, और एक परफेक्टली इन इलास्टिक। चलिए, तो परफेक्टली इलास्टिक के केस में बच्चों आपको क्या लगता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा परफेक्टली इलास्टिक के केस में? 1 होगा। देखिए बच्चों इसमें कारण क्या है, क्यों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है इंपल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इंपल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, तो जितना डिफॉर्मेशन होता है उतना ही रिफॉर्मेशन हो जाता है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों यहाँ पे 1 हो जाता है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, जो रिफॉर्मेशन का इंपल्स होता है, इंपल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इंपल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, तो बच्चों जितना डिफॉर्म होता है उतना ही रिफॉर्म हो जाता है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है परफेक्टली इलास्टिक के केस में। परफेक्टली इन इलास्टिक बच्चों क्या लगता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता होगा परफेक्टली इन इलास्टिक में? 0 होगा। कारण क्या है इसका, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, कोई आप बताना चाहे? हाँ बिल्कुल, इंपल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन डिवाइड बाय इंपल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, इसके केस में क्या होता है कि डिफॉर्मेशन होता है, रिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, जिस शेप में बॉल्स टकराती हैं वैसे ही रहती हैं, कुछ भी रिफॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। पार्शियल का केस बच्चों बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पार्शियल इलास्टिक हाँ 1 और 0 के बीच में होगा। कारण इसका बच्चों यही है कि थोड़ा सा रिफॉर्म होता है पर कंप्लीट रिफॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से 1 के बीच में रहेगा, ये नोट करिए बच्चों, है ना। तीनों पे ई की वैल्यू, डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 इज फॉर, तो ये आपको पता होना चाहिए, लिखिए तीनों का। चलिए बच्चों और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कोलिजन के। बच्चों कोलिजन के एक और
प्रॉब्लम्स बहुत फेमस है, जहां पे आपको सिचुएशन कुछ ऐसे दे देंगे। कैसे सिचुएशन? ये कि एक बॉल है ना, वो कुछ स्पीड मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ जा रही है। एक दूसरी बॉल है, वो 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ आ रही है। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/4 हो तो टकराने के बाद दोनों की स्पीड बताइए। ठीक है, तो जो मैं पहले इसको आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, बेसिक मेथड से, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा। ठीक है, तो कैसे आपको अप्रोच करना है ध्यान से सुन लीजिए एक बार। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है बच्चों, है ना। क्या क्या सवाल बन सकते हैं इसमें? मान लीजिए इसका मास हमें कुछ 2 किलो दिया हुआ है और इसका मास कुछ मान लेते हैं 5 किलो है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/4 है और ये टकराने के बाद स्पीड इसकी v1 मान लेते हैं, टकराने के बाद इसकी स्पीड v2 मान लेते हैं। इसको बॉल ए बोल देते हैं, बॉल बी बताते हैं। अब सवाल क्या क्या बन सकते हैं? देखिए, पहला सबसे कॉमन सवाल, दोनों में से कोई भी एक स्पीड पूछ देगा कि टकराने के बाद बताइए बॉल ए की स्पीड कितनी या टकराने के बाद बॉल बी की स्पीड कितनी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछ देगा टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जीज कितनी है पूरे सिस्टम की, है ना, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा। ठीक है, तो सबका तरीका एक ही है, तो मैं आपको पहले बेसिक मेथड से समझाता हूं, फिर इसका आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से इनको सवालों को हल करना है। देखिए बच्चों, टकराएंगे, ये जो टकराने से पहली वाली सिचुएशन है, सवाल में कुछ भी दे सकता है। मैंने ऐसा मान लिया कि 10 मीटर पर सेकंड इधर, 2 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ, बट हो सकता है कि वो 2 मीटर आगे तरफ दे दे, या कोई भी सिचुएशन दे सकता है आपको। ठीक, लेकिन बच्चों टकराने के बाद स्ट्रिक्टली आपको दोनों v1 और v2 राइट की तरफ चलता हुआ ही मानना है। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, दोनों इस तरफ दे दे। ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है और वो टकराने के बाद बच्चों आपको बोल दे कि दोनों 10 मीटर पर सेकंड है, टकराने के बाद ये मान लीजिए ऐसा 10 मीटर पर सेकंड दे दे। हालांकि इसमें तो कोलिजन नहीं होगा इस केस में, पर अगर दोनों बैकवर्ड्स भी दे दे तब भी टकराने के बाद आप स्पीड यही मानिए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप? तो टकराने के बाद हमेशा आप स्पीड इस तरह से लीजिए, v1 v2 राइट के साइड, है ना। मैं पहले आपको बेसिक मेथड से बता रहा हूं। ठीक है, v1 v2 टकराने के बाद आप इस तरह से लीजिए। उसके बाद क्या करना है, दो इक्वेशन। कौन कौन सी? पहला बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनेगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे इस सवाल में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/4 दिया है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन। तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन की एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। ठीक है, v1 v2 दो अननोन है बच्चों। एक बार v1 v2 आ गए तो आप लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सब कुछ बता सकते हैं। तो दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए देखिए बच्चों, इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले, तो देखिए 10 इंटू 2 20 राइट के साइड, तो +20। ठीक है, 5 इंटू 2 बैक साइड, तो -10। बच्चों विद साइन आपको लिखना है, अगर दोनों पीछे की तरफ होते तो दोनों माइनस लिखते। ठीक है, तो +20 -10, ये इनिशियल हो गया। फाइनल क्या है? टकराने के बाद देखिए 2 किलो वाले की स्पीड आपने v1 मानी है, तो 2v1 और प्लस 5 kg वाले की v2 मानी है, तो 5v2। ठीक है, तो जो बच्चों यहां से इक्वेशन निकल के आएगी वो लिख के आएगी 10 बराबर 2v1 प्लस 5v2। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब आ जाइए सेकंड इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/4, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बच्चों प्लीज लिखिए नहीं, बिल्कुल ध्यान से आप बोर्ड पे देखिए, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। 1/4 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब बच्चों तुम लोग थोड़ा सा मदद कर दो अप्रोच वाली स्पीड लिखने के लिए। कैसे लिखेंगे अप्रोच स्पीड, कितनी होगी? 12। क्यों सर 12 क्यों होगी? मैंने फिर से बताया बच्चों, जब भी हाँ ऑपोजिट होगी तो जुड़ जाएंगे, सेम होती तो घट जाते। अब बच्चों इसमें मैंने सेम मानी है, तो मैं लिखूंगा v2 माइनस v1। सर एक मिनट, आप v1 माइनस v2 क्यों नहीं लिख रहे हैं? देखो बच्चों, टकराने के बाद दोनों सेपरेट होंगी तो आपको v2 माइनस v1 ही लिखना पड़ेगा। अगर आप v1 माइनस v2 माइनस v1 मतलब कितनी स्पीड से दोनों अलग होंगी। ठीक है, तो जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी, तभी दोनों अलग होंगी। ठीक है, तो आप इसको v2 माइनस v1 ही लिखिएगा। सर अगर मैं v1 माइनस v2 लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, डायरेक्शन इधर लेनी है और सेपरेशन के लिए बच्चों आपको v2 माइनस v1 ही लिखना है। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो ये कैंसिल होकर 3 होगा, तो 3 बराबर आ जाएगा v2 माइनस v1, ये आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन।
ठीक है, दो इक्वेशन, दो अननोन सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो एक काम करते हैं, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 15 बराबर 5v2 माइनस 5v1, और ऊपर है बच्चों 10 बराबर 2v1 प्लस 5v2। घटा देते हैं बच्चों, जब घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 2 7, तो बच्चों माइनस 7v1, और इनको करेंगे बच्चों तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो v1 की वैल्यू बच्चों यहां से देखिए -5/7। ठीक है, -5/7 का क्या मतलब हो गया, जिधर आपने माना था उसके ऑपोजिट। तो बच्चों टकराने के बाद हमने v1 इधर माना था, लेकिन टकराने के बाद बॉल जो है 2 किलो वाली वो 5/7 से पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, और फिर आप v2 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो जैसे 3 बराबर v2 माइनस v1, तो v1 की वैल्यू बच्चों हमारे आ रही है -5/7, रख दीजिए बच्चों यहाँ पे -5/7। ठीक है, तो ये बन जाएगा v2 प्लस 5/7, तो v2 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 5/7, तो बच्चों 21 माइनस 5 16, 16/7। तो ये पॉजिटिव आ रही है बच्चों, इसका मतलब टकराने के बाद 16/7 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। तो इस तरह से करना होगा आपको सवालों को सॉल्व। तो दो इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लिखिए बच्चों इसको, फिर एक सवाल इस पे देता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए आपको। कोई डाउट हो कि सर ऐसा क्यों कर दिया या ऐसा कैसे करना है, तो पूछ सकते हैं आप। और कोशिश करिए बच्चों बोर्ड की मदद ना लेनी पड़े, खुद से ही लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट दो ही है, मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिएगा बच्चों, कुछ मिसिंग ना हो। सर बोलिए बेटा। सर यहाँ पर जो आपने 20 - 10 किया, पर उनकी जो डायरेक्शन है वो तो सेम ही है ना सर, आपने माइनस किया ऊपर ऊपर सर, यहाँ पे इससे ऊपर सर 20 - 10, राइट, ये वाला सर समझ नहीं आया। देखिए इस राइट साइड आप पॉजिटिव ले रहे हैं ना, तो +10 राइट के साइड है, 2 किलो तो +20 हो जाएगा, देखिए +20 लिखा हुआ है ना, और इसकी स्पीड पीछे की तरफ है, वेलोसिटी पीछे की तरफ है, तो इसका -10 आएगा। ओके सर। राइट साइड पॉजिटिव, बैक साइड नेगेटिव, लेफ्ट के साइड नेगेटिव। और सर ये फिफ्टीन वाला भी समझ नहीं आया नीचे, ये वाला 3 बराबर v2 माइनस v1, ये इससे नीचे वाला सर। अच्छा देखिए, ये दो इक्वेशन है ना, हम लोग को अब इनको सॉल्व करना है, तो टू इक्वेशन टू अननोन्स कैसे सॉल्व करते हैं ना, तो एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो इसमें हम लोग एलिमिनेशन वाला यूज कर रहे हैं, क्योंकि 5v2 है ना, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 5v2 बन जाए और सब्ट्रैक्शन में v2 कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसलिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, देन 5v2 माइनस 5v1। सर 2 से नहीं कर सकते? कर सकते बेटा, कर सकते, 2 से आप करेंगे तो फिर आपका v1 चला जाएगा, तो फिर आपकी v2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर, हो गया सर। ठीक बच्चों, सवाल करें और इस पे फिर लूं मैं। यस सर। सर 2 मिनट बस। लिखिए लिखिए।
बोलिए बेटा। सर आपने ऑप्शन का वेब स्टेशन वीडियो मतलब सर आ गया। बच्चों एक सवाल ले रहा हूं मैं। बस जैसा मैंने बताया आप वैसा ही फॉलो करिएगा तो एकदम सही आ जाएगा। बच्चों किसी के आंसर आ गए हो बताना चाहें तो बिल्कुल बताइए। कुछ और किसी का आया है आंसर? ऑप्शन ए। कैलकुलेशन अजीब सी हो रही है बच्चों। मुश्किल तो नहीं है सवाल एकदम। ऑप्शन बी आ रहा था। अच्छा लास्ट ऑप्शन आ रहा है। ओके यस सर। ठीक है बच्चों कोई भी चीज ऐसी नहीं जो नई है। एग्जैक्टली जो पढ़ रखा है वही है। कोई इंफॉर्मेशन भी मिसिंग नहीं है। सब कुछ है तो कर सकते हैं बच्चों आप सॉल्व इसको इजीली। आइए स्टेप बाय स्टेप बच्चों मैच करते हुए चलते हैं। देखिए हम लोग सही रास्ते पे थे या नहीं। देखिए सवाल में आपसे बोला कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप कैसे भी ले लीजिए। मैं ऐसा ले लेता हूं कि जो 50 ग्राम वाली बॉल है ये राइट की साइड जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से और बॉल बी जिसका मास 10 ग्राम है ये 10 ग्राम वाली बॉल बैक साइड जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से। ठीक है टकराने के बाद ऐसा मान लेते हैं कि 50 ग्राम वाली राइट की तरफ जा रही है V1 से और 10 ग्राम वाली भी राइट की तरफ जा रही है V2 से। ऐसा मान लेते हैं टकराने के बाद ये सिचुएशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 2/5 दिया बच्चों तो मोमेंटम कंजर्वेशन पहले लगा दीजिए। तो 500 राइट की तरफ तो प्लस 500 माइनस पीछे की तरफ बच्चों 150 माइनस 150। ठीक है बराबर 50 V1 प्लस 10 V2 50 V1 प्लस 10 V2। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ना ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों देखिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे इसको करेंगे इसको करेंगे इसको करेंगे तो सब कैंसिल ही हो जाएगा।
तो नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, 50 माइनस 15 करेंगे बच्चों तो 45 नहीं 35, ओके, और 5v1 प्लस v2, पहली इक्वेशन तो बच्चों ये बन जाएगी। बना पाए थे बच्चों आप पहली इक्वेशन ये 35 बराबर 5v1 प्लस v2? ठीक, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बच्चों पूछ लीजिएगा कि सर ये ऐसा कैसे कर दिया आपने, ये तो नहीं होना चाहिए। जो भी आपका थॉट प्रोसेस है एकदम बिना घबराए एकदम बोलिए। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 2/5, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है सेपरेशन और अप्रोच। तो अप्रोच बच्चों मुझे दिख रहा है कि 25 है ना, 15 और 10 क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो जुड़ जाएंगे 25, और यहाँ पे सेम है तो घट जाएंगे v2 माइनस v1। जब बच्चों v2 माइनस v1 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो ये 10 आ रही है ना, 5 से कैंसिल करेंगे तो v2 माइनस v1 10 आ रहा है, तो 10 बराबर v2 माइनस v1, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। क्या बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से यही बना पाए थे आप लोग क्या? ठीक है, जिनकी नहीं बनी है, जिनका कुछ और आ रही थी इक्वेशन बच्चों, देखिए आपकी जिम्मेदारी है डिस्कशन करना, मेरे से पूछना कि सर हमारी ये बन रही है, हमने ये सोचा, क्योंकि मैं आपकी बुक्स नहीं देख पा सकता तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या समस्या है। उसके बाद चूंकि हमें सॉल्व करना है बच्चों, घटाना ही सही तरीका रहेगा, घटा दीजिए तो v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, 35 में से 10 जाएगा बच्चों 25 बचेगा, और बराबर आ जाएगा 5v1 प्लस v1 बराबर 6, तो 6v1। अच्छा हमसे b की पूछी गई है ना, तो डायरेक्ट चलिए कोई बात नहीं, तो v1 की वैल्यू बच्चों 25/6 आ जाएगी। ठीक है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब जो हम लोगों ने सोचा था वो एकदम सही है, ये बच्चों 25/6 आ जाएगी। हमसे इसकी स्पीड यानी v2 पूछा गया है, तो v2 निकालने के लिए बच्चों दूसरी वाली इक्वेशन में रख दीजिए, तो हमें पता है कि 10 बराबर आ जाएगा यहाँ पे v2 माइनस v1, तो v2 निकालना है और v1 है 25/6। तो यार बिल्कुल सही है जिन्होंने लास्ट ऑप्शन बताया है, 60 प्लस 25 85/6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों यार, वेरी गुड। सेकंड लास्ट ऑप्शन बच्चों इसका सही रहेगा, डी ऑप्शन 85/6 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी देख रहे हो लगातार एक ही एग्जाम में एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में आ रहा है, बस एक दिन का अंदर और साल। अच्छा हाँ, ये मैंने नोटिस नहीं किया यार। बच्चों इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं? अगला सवाल दो बच्चों इसी पे, नेक्स्ट। यस सर। ओके आइए, अब बच्चों देखिए, अगर आप ये सब मेहनत को अवॉइड करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि ये सब करना पड़े, तो देखिए उसका आसान तरीका भी है कि आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के भी v1 और v2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखने बच्चों ये फॉर्मूले थोड़े से बड़े लग रहे हैं, मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा बताता हूं कि किस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, आइए, अगर आप पूरा कैलकुलेशन देखिए, अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल है कि सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 इक्वेशन बनानी है, 2 अननोन, मैं तुरंत लिख के 2 इक्वेशन 2 अननोन सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर नहीं, इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छा है मैं फॉर्मूले याद रख लूं और सिंप्लीफाई करूं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा बच्चों, अगर आप फॉर्मूले याद रख लें तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, कैसे याद रखना है, देखिए v1 और v2, ठीक है, चूंकि बच्चों यहाँ पे पहले v1 आ रहा है तो पहले u1 लिख लीजिए, यहाँ पे पहले v2 आ रहा है तो पहले u2 लिख दीजिए। ऊपर वेक्टर लगा है बच्चों, मतलब आपको साइन जो है अगर राइट के साइड जा रहा है तो प्लस लिखना है, लेफ्ट के साइड जा रहा है तो माइनस लिखना है। उसके बाद प्लस प्लस 2 ब्रैकेट। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपने u2 लिख रखा है तो यहाँ पे u1 लिख लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी u1 आपने लिख रखा है तो यहाँ पे u2 लिख लीजिए। ठीक है, चारों ब्रैकेट के नीचे बच्चों m1 प्लस m2 आएगा ही आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आना ही आना है। फिर बच्चों जैसे u1 लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा m1 माइनस em2, चूंकि यहाँ पे बच्चों u2 लिख रहे हैं तो ये बन जाएगा m2 माइनस em1। फिर चूंकि यहाँ पे बच्चों u2 लिखा है तो ये बन जाएगा m2 टाइम्स 1 प्लस e,
और चूंकि यहाँ पे बच्चों u1 लिखा है तो ये बन जाएगा m1 टाइम्स 1 प्लस ई। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, मैं भी थोड़ा सा मैच करता हूं कि हम लोग एकदम करेक्ट लिख रहे हैं ना। हाँ करेक्ट है, नोट कर लीजिए। तो खैर लिखने का तरीका क्या है बच्चों कि जैसे v1 और v2 है ना, v1 v2, तो v1 पहले है तो u1, v2 पहले है तो u2। चूंकि u1 आपने एक बार लिख दिया है तो यहां पे फिर u2 आएगा, चूंकि यहां u2 आपने एक बार लिख दिया तो यहां पे u1 आएगा, चारों के नीचे m1 प्लस m2 आएगा। जब आप v1 लिख रहे हैं यानी u1 लिख रहे हैं तो m1 से शुरुआत करिए, u2 लिख रहे हैं तो m2 से शुरुआत करिए। तो m1 माइनस ई m2, और यहाँ पे u2 है तो यहाँ पे m2 आएगा, यहाँ पे u1 है तो यहाँ पे m1 आ गया, m1 1 प्लस ई। तो कुल मिला के बच्चों आपको न्यूमरेटर का थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहला वाला टर्म m1 माइनस ई m2 आएगा और दूसरा वाला m2 1 प्लस ई आएगा। तो ये थोड़ा सा आप बस ध्यान रख लीजिए, बाकी और ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब इसका तो बच्चों फिर भी ऑप्शन है कि आप इस तरह से कर लो या दो इक्वेशन दो अननोन करके कर लो, लेकिन बच्चों लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये तो मस्ट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है बच्चों, ये मस्ट है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी मैं अगले स्लाइड में लिख देता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूं। हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, मैंने आपको लास्ट ही क्लास में शायद ये बताया है कि इसको एक नाम दिया जाता है, किसी बच्चे को शायद याद रह गया हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया है बच्चों, किसी को याद है? रेड्यूस्ड मास। तो हाफ रेड्यूस्ड मास इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा सा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है, वी रिलेटिव का स्क्वायर, वी रिलेटिव बच्चों उसी तरह से लिखा जाता था जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में लिख पाएंगे, तो चेंज तो काइनेटिक एनर्जी का ही बन रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, बस यहां पे हो जाएगा हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों अगर 1 रख देंगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। ये मस्ट है बच्चों, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के सवाल बनते हैं बहुत ज्यादा, ये मस्ट है बच्चों, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी इसमें ये है कि अगर आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं तो बढ़िया है, मेरा सजेशन रहेगा कि आप याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ सवाल है जो फॉर्मूले से बहुत जल्दी आ जाएंगे और पूरा आप लिखेंगे तो फिर समय लग जाएगा, तो जल्दी से ये फॉर्मूला नोट करिए, फिर इनके बेसिस पे हम कुछ सवाल करेंगे। और म्यू का मतलब रेड्यूस्ड मास है, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब रेडी हो जाएगी बच्चों बताइएगा, सवाल करेंगे इन पे। ठीक, ओके। आइए बच्चों एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, फॉर्मूले से ही करिएगा।
चलिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि आंसर आ जाए। V1 बच्चों बता रखा है इन्होंने, V2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, V1 0 है ये बता दिया है, यानी पहला वाला ब्लॉक टकराने के बाद रेस्ट पे आ जाता है, और टकराने से पहले सारी इंफॉर्मेशन है, टकराने के बाद केवल इसके बारे में बताया गया कि ये 0 हो जाता है। तो आपको V2 का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, केवल V1 का वाला फॉर्मूला लिखिए, उसमें V1 0 रखिए, सारी जो इंफॉर्मेशन दिया है वो रखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकल के आ जाएगा। जिसका भी आंसर आ जाए बच्चों बता देना। ओके, 0.5 ठीक है। सी ऑप्शन। बाकी बच्चे भी कर लीजिए भाई। तो 0.5 जिनका हो गया बच्चों इसमें लॉस भी बता दीजिए थोड़ा सा, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है, इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा। अच्छा, अब बच्चों जिनका नहीं आया है वो ध्यान से देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा गया सवाल में, V1 दिया रखा है, V2 हमें नहीं बताया है, तो हम V2 की तरफ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ना हमारा उद्देश्य है इसको निकालना, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप V2 से निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वैल्यू नहीं पता है। हमें V1 बराबर लिखना होगा, तो V1 हम लोग ऐसे लिखेंगे, V1 बराबर, तो जब बच्चों V1 है तो यानी U1 आएगा पहले, U1 है तो पहले M1 लिख दीजिए, है ना, और डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2, ठीक है, M1 माइनस EM2, डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2, U1 लिख दिया है बच्चों चूंकि पहले, तो U2 लिखेंगे, U2 लिखा है तो M2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस E डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। अब आ जाइए, तो V1 बराबर U1 मतलब ये वाली स्पीड बच्चों चूंकि U दे रखा है, साइन के साथ रखना है, M1 M माइनस E की वैल्यू बच्चों हमको निकालनी है, M2 की वैल्यू बच्चों 2M दे रखा है, M1 प्लस M2 लिखेंगे तो 3M हो जाएगा, प्लस U2 बच्चों पूरा ये वाला 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट में बोला गया है, ठीक है। अब V1 भी बच्चों 0 बोला है, तो U डिवाइडेड बाई 3M, ऊपर से M कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1 माइनस 2E, ठीक है, ये बराबर 0 है, तो बच्चों ये पूरी चीज 0 के बराबर हो जाएगी, यानी 1 माइनस 2E बराबर 0 आ जाएगा, तो E की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/2 यानी 0.5, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सवाल पढ़ के बच्चों ये क्लिक होना चाहिए कि यार इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जैसे अब मैं V2 लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं है उसका, ना V2 पूछा गया है ना, आप इस वजह से आप निकाल नहीं पाएंगे, आप सीधा V1 का लगाइए फॉर्मूला, आंसर पाइए। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया क्या बच्चों, आंसर किसी का, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, U के टर्म्स में आंसर आएगा। चलिए मैं बताता हूं, MU स्क्वायर बाई 4 आ रहा है, ठीक, आइए बच्चों, ठीक, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर, बच्चों ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसको लगा देते हैं बच्चों, हाफ म्यू मतलब रेड्यूस्ड मास कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 2m इंटू एम यानी 2m स्क्वायर, और बच्चों सम कर देंगे तो 3m आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर v रिलेटिव का स्क्वायर, सर ये कैसे निकालते हैं, v रिलेटिव एग्जैक्टली वैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो जुड़ जाएंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी तो घट जाएंगी, यहाँ पे तो इसके पास कुछ है ही नहीं बच्चों, तो केवल u ही बचेगा, तो u का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू बच्चों 1/2 है तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर होता है ना, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। जब इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा बच्चों mu स्क्वायर और 3/4, तो बच्चों बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा mu स्क्वायर बाई 4, इतना लॉस होगा, ठीक है, mu स्क्वायर बाई 4।
कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ऐसे ही बच्चों आप बैठे रहेंगे और कुछ मैं आपको ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब सॉल्व कर रहे हैं, ये सवाल आएंगे सब एग्जाम में, ठीक है। किसी को कुछ समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही बच्चों, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूछना। चलिए बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में हम लोग मिलेंगे तो डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास में बच्चों कुछ और सवाल लूंगा इसी पे, कोलिजन के बेसिस पे, और फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, आप करिए आराम से, ब्रेक एंजॉय करिए। थैंक यू एवरीवन। सर आपने सिर्फ वी रिलेटिव लिखवाया है, पर लेकिन सर हम तो यू रिलेटिव दे रहे हैं ना। अच्छा, वी रिलेटिव मैंने लिखवा दिया है, वो यू रिलेटिव मतलब इनिशियल स्पीड का ही रिलेटिव लेना है आपको, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाओ। अच्छा तुमने याद दिला दिया, वो एक्चुअल में इनिशियल स्पीड का रिलेटिव लेना है, ठीक है, फाइनल का नहीं लेना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होइए। ये जो वी रिलेटिव लेना है, ये इनिशियल के स्पीड का रिलेटिव का स्क्वायर करना है। बोलिए बेटा। जो एक क्वेश्चन कर रहा था, बोलिए बोलिए बोलिए। स्लाइड आ रही थी पीछे वाली, हाँ फर्स्ट वाली स्लाइड आ रही है प्लीज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई कुछ पूछना चाह रहा था, कह रहे थे कुछ डाउट है। यस सर, बोलिए बोलिए। सर जो आपने क्वेश्चन कराया है, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, बहुत कट रही है, एक बार फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं। एकदम नहीं आ रही बेटा आपकी आवाज। बच्चों कोई सुन पा रहा हो उनकी आवाज और बताना चाहे तो एक बार बता दीजिए, थोड़ा मदद करिए। बोल नहीं पा रहे, मतलब आवाज नहीं आ रही उनकी। मुझे भी नहीं आ रही यार। चलिए बेटा, आप लिख लीजिए, जो भी सवाल हो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है।